नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। भूगोल की श्रृंखला चल रही थी जिसमें मेरे 7 वीडियो बन चुके हैं। मैंने आपका भौगोलिक स्थिति भारत की, ठीक है, और आपके प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्र पूरा मैंने खत्म कर दिया। ठीक, अब बात आई है आपका प्रायद्वीपीय पठार। किसकी आई है? प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले बात समझ लें कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थल जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ये देखो, ये और ये 1 2 3, तो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसको हमने क्या बोल दिया? प्रायद्वीप। अब बात आती है पठार की। तो पठार क्या होता है? पठार यानी कि ये समतल से उठे होते हैं, कुछ उठे होते हैं और ऊपर इनमें चोटी नहीं होती है। ये ऊपर कैसे होते हैं? प्लेन होते हैं, ऊपर सपाट होते हैं, मैदान जैसा होता है। इसको हम बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। समझ गए? तो पठार को हम टेबल लैंड ही बोलते हैं, क्योंकि टेबल जो होती है ऊपर कैसी होती है, यानी उठी हुई होती है और समतल होती है ना। तो ये क्या हो गया? पठार। यानी पठार होता है कुछ समतल से कुछ उठे हुए भाग जो ऊपर कैसे हो? सपाट हो, समतल हो। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। यानी कि बात हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। ये जो आप पॉइंट नोट करते रहो कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आपके यानी कि पर्वतीय क्षेत्र से बहुत पुराना है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन है। किससे? पर्वतीय क्षेत्र से। प्रायद्वीपीय पठार जो है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपके अफ्रीका से अलग होकर के, अफ्रीका से टूट करके बना हुआ है जी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। यानी कि ये जो है हिस्सा वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अफ्रीकन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं। इतना नोट कर लो। किससे टूट के अलग हुआ? अफ्रीका से। हुआ क्या? पहले क्या होता, सारा यानी कि 7 महाद्वीप एक थे। प्राकृतिक गतिविधियों के कारण क्या हुआ कि महाद्वीप अलग हो गए। यानी कि एक पूरा टुकड़ा था, ये पूरा टुकड़ा था। प्राकृतिक कारणों की वजह से क्या हुआ कि ये टुकड़ा अलग अलग हो गए, 7 महाद्वीप में विभाजित हो गया। ठीक, तो उस समय उस पूरे एक भूभाग को क्या बोलते थे? पैंजिया। नोट कर लेना, पूरे उस भूभाग को क्या बोलते थे? पहले पैंजिया बोलते थे। अब फिर क्या हुआ? 7 महाद्वीप हो गए, उसमें से अफ्रीका से टूट करके यानी कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना। इसे हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। हमारा जो इंडियन मैप है प्राचीन इस टाइप का था। देख रहे हैं? ये था हमारा मैप। ये जो है ये हिस्सा, ये आपकी अरावली की पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रेणी। क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार और ये है आपका ये है ना, यानी कि छोटा नागपुर का पठार और मेघालय यानी शिलांग का पठार। ये पहले एक हुआ करता था। ये जो है ये है ना, ये यानी कि छोटा नागपुर का पठार और शिलांग का पठार एक ही था। ठीक, अभी बताऊंगा इसकी क्या स्थिति है। अब आप इधर आ जाइएगा कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीन है। किससे? पर्वतीय क्षेत्र से। यानी कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वो आज भी निर्माणावस्था में, हिमालय आज भी निर्माणावस्था में है ना। इसी कारण, और ये कैसा है? बहुत प्राचीन है। कैसा? ये प्राचीन है। प्रायद्वीपीय पठार का जो नीचे हिस्सा है, आंतरिक स्थिति है ना, ये स्थिर है। आप बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो आंतरिक स्थिति है वो स्थिर है। इसी कारणवश प्रायद्वीपीय भूभाग में भूकंप नहीं आते हैं, धरती में कंपन नहीं होते हैं। ये जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है ये आंतरिक स्थिति में अस्थिर है। कैसा है? अस्थिर है। आप बोल सकते हैं ये आंतरिक स्थिति में स्थिर है, ये आंतरिक स्थिति में अस्थिर है, नीचे अस्थिर है। इसी कारणवश पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। ठीक, अब आप समझिएगा कि पहला मैप पूरा कैसे बना।
मैं तो बता रहा हूं ऐसे था, लेकिन ये ऐसा कैसे बना देखिएगा। ये मान लीजिएगा आपका दक्षिण का हिस्सा है, यानी ये हिस्सा है, और ये मान लो ये आपका उत्तर का हिस्सा है, यानी ये दक्षिण का और ये उत्तर का हिस्सा है। ये आपका पूरा इस टाइप से था पहले, ठीक। क्या हुआ कि ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है, ठीक, हिमालय का निर्माण हो गया, ये भूभाग अवतलित था, नीचे धसा हुआ था, ठीक, यानी ये आपका प्राद्वीपीय, यानी ये हो गया इतना, और ये यहाँ पर कैसा था, गैप था, अवतलित था, धसा हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ, ये धसा हुआ था। हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और ये नदियां अपने साथ बहा करके बालू और मिट्टी को लाई। सैकड़ों हजारों वर्ष से प्रक्रिया चलती रही, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये नदियां अपने साथ बहा करके मिट्टी और बालू, छोटे छोटे कंकड़, इन्होंने क्या किया, इसको पाट दिया। यहाँ से नदियां निकली ऐसे, और इसमें गिरती नहीं, और इसको पाट दिया। क्या कर दिया, पाट दिया। ये गैप जो है वो भर गया। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर ये प्रायद्वीपीय भूभाग हो गया, और ये हमारा मैदानी क्षेत्र हो गया, और ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, है ना। ये क्या है, ये आपका हो गया है अरावली, वो क्या नाम, शिवालिक पहाड़ियां, इससे ऊंची आपकी ये कौन से है, लघु हिमालय, और फिर ये आपका महान हिमालय, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय। तो अब आप समझ गए कि मुख्य यही था, प्राचीन जो है हमारा मैप यही था। गैप हुआ यहाँ पर, यानी हिमालय का निर्माण हुआ, ये तो बहुत प्राचीन है। हिमालय का निर्माण हुआ, भार उठा, ये अवतलित है, धस गया। यहाँ पर क्या हुआ, इनके द्वारा नदियां बहा करके अपने साथ मिट्टी लाई, बालू लाई, उसको भर दिया, पाट दिया, ये मैदानी क्षेत्र बन गया। यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये सारा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ये अवतलित था, धसा हुआ था। इसीलिए यहाँ क्या होता है, जब बोरिंग की जाती है तो नीचे से पानी निकलता है, क्योंकि ये सोख्ता टाइप की होती है। ये भूमि कैसी एक तरीके से सोख्ता टाइप की है। इसमें क्या होता है, पानी अवशोषित हो गया। जब यहाँ पर बोरिंग वगैरह की जाती है, मान लो इस टाइप से ऐसे, ठीक, और यहाँ से पानी स्रोत मिल जाते हैं, लेकिन ये नीचे अभी भी क्या है, पत्थर है। नीचे अभी भी क्या है, पत्थर है। यहाँ पर ये मिट्टी भर के, यानी कि मैदानी क्षेत्र बन गया। आप शायद समझ गए होंगे कि कैसे ये हमारा मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, ठीक। अब मैंने आपको ये पूरी स्थिति बता दी है। अब देखिएगा, ये मैंने भी आपको बताया, ये अरावली पर्वत श्रेणी, ये आपका प्रायद्वीपीय भाग, और ये आपका छोटा नागपुर का पठार पूरा, ये इतना पूरा। अब आप कहेंगे ये गैप कहां चला गया। क्या हुआ कि इनके बीच में ये इतना हिस्सा अवतलित हो गया, नीचे धंस गया, यानी अवतलित हो गया। और ये जो हिस्सा आपका इतना, ये छोटा नागपुर का पठार, और ये आपका शिलांग का पठार या मेघालय का पठार है। बीच का हिस्सा अवतलित हो गया, धंस गया। ये जो हिस्सा है वो आपका बांग्लादेश का हिस्सा। कैसा है, बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ेगा अवतलित भूभाग पे। ये है आपकी कौन सी, गंगा नदी, और यहां से ये निकलेगी आपकी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अपने साथ बहाकर के जो मिट्टी और बालू लाए, वो यहाँ पर धीमे धीमे पड़ती गई, और एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो गया, ठीक। तो ये जो गैप है, कौन सा गैप, ये राजमहल की पहाड़ी और ये आपका शिलांग पठार, इनके जो बीच का गैप है, इसको हम राजमहल गारो क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप, या इसको क्या बोलते हैं, मालदा गैप। क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। समझ लो, नोट करते जाना।
यानी कि जो आपका छोटा नागपुर के पठार, ये राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग का पठार के बीच का जो गैप है, इसको हम राजमहल और गारो, राजमहल गारो गैप बोलते हैं या मालदा का गैप बोलते हैं। कभी पूछा जाए तो याद रखना कि मालदा गैप कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे कि जो बांग्लादेश का भूभाग, या यूँ बोलेंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग पठार के बीच का जो गैप है उसको हम मालदा या राजमहल गारो गैप बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा, इसको आपने समझ लिया कैसे ये अलग हुआ। तो आप बोल सकते हैं क्या, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और ये जो साइड में था, ये आपका किसका हिस्सा था? ये आपका हिमालय का हिस्सा था। लेकिन ये मेघालय का पठार या शिलांग का पठार और असम में 2 पहाड़ियां, ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आप देख लीजिएगा, आपको कहीं ये हरा कलर दिख रहा होगा, ये लाल कलर दिख रहा है, और ये नीला कलर दिख रहा है, और ये काला। इनका मतलब समझ लीजिएगा पहले क्या है। ये जो नीले कलर से हैं, ये क्या है? नदियां हैं। ये क्या है? नदियां हैं। ये आपकी गंगा नदी, ये आपकी यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ पर इलाहाबाद में है ना, गंगा नदी से मिल जाती है। और ये जो है आपकी गंगा नदी यहाँ से 2 भागों में बट जाती है, यानी एक बंगाल में चली जाती है, किधर है ना, आपका 2 भागों में हो जाती है। और ये जो है आपकी दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, अभी नदी पढ़ाएंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आपकी है ऊपर वाली ये नदी है ना, ये जो नदी है ये आपकी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल। और ये नदी है बेतवा। चंबल नदी यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है। और ये नदी है आपकी सोन नदी। ये कौन सी नदी है? सोन नदी। ये आपकी बिहार में पटना के पास मिल जाती है, गंगा नदी में। इधर आ जाइएगा, ये आपकी है नर्मदा नदी, और ये है आपकी तापी नदी। ठीक, ये है महानदी। ठीक, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और ये है कावेरी। नदियों के बारे में बता दिए। ये जो है आपकी नदियां कहाँ गिरती हैं? आपकी बंगाल के खाड़ी में। नर्मदा और तापी ये कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर। और ये क्या स्थित है? खंबात की खाड़ी। ठीक, खंबात की खाड़ी, खंबात खाड़ी। ठीक, ये क्या है? खंबात की खाड़ी। और ये कच्छ की खाड़ी ऊपर है, आप बताइए ये क्या है? खंबात की खाड़ी। यानी कि नर्मदा और तापी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, बाकी की प्रायद्वीपीय पठार की नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जो प्रायद्वीपीय यानी कि जो आपकी तापी नदी के नीचे, तापी नदी के नीचे का हिस्सा, ठीक, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढलान किधर है? पूर्व की ओर। किधर है? पूर्व की ओर। ठीक, और ये जो है आपकी चंबल और बेतवा नदी, ठीक, और ये सोन नदी, इनका ढलान कहाँ है? उत्तर की ओर, ये ऊपर की ओर इधर जा रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट करते रहना सारे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है ना, ये उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग का ढलान उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग यानी ये उत्तरी भाग का ढलान उत्तर की ओर है। ये रही आपकी विंध्य की पहाड़ी, विंध्य पर्वत, और ये सतपुड़ा। ये जो है आपका नर्मदा नदी, और ये इसका यानी इतने का हिस्सा कहां पर है? ढलान पश्चिम की ओर, ठीक। और ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार, इनका ढलान पूर्व की ओर है। तो आप समझिए हरे कलर के जो दिख रहे हैं ये क्या है? आपके
है तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन इसमें कुछ उठे हुए भाग जिसको हम पठार बोलते हैं। हरे कलर से जो पठार है और लाल कलर से, ये जहां पे भी लाल कलर से दिख रहा है, ये क्या है आपकी पहाड़ियां हैं। क्या है? पहाड़ियां हैं। ये है आपकी अरावली की पहाड़ी। पहले जान लीजिएगा थोड़ा विस्तार से, फिर मैं एक एक करके सारा पढ़ाऊंगा, अलग से लिखा दूंगा नोट से, और अभी तक जो बताया उसको नोट करते रहना। ये जो है आपकी वो क्या है? अरावली की पहाड़ियां, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में। प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप बता सकते हैं अरावली की पहाड़ियां। ठीक, ये हमारा अरावली की पहाड़ियां, ये हमारी विंध्य पर्वत है। कैसा है? विंध्य पर्वत। और ये नीचे सतपुड़ा पर्वत। ये हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ये क्या है? पहाड़ियां हैं। ये हमारा है पूर्वी घाट। ठीक, ये हमारा नागपुर का पठार। क्या है? नागपुर का पठार। और ये लाल कलर से दिख रही हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियां। ये शिलांग का पठार, और शिलांग के पठार में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। और ये 2 असम में है ना? ये 2 असम में है आपकी, मिकिर और रेंगमा। नोट कर लो, मिकिर और रेंगमा। ये 2 पहाड़ियां जो असम में है, ये भी शिलांग पठार का ही हिस्सा है। तो आप ऐसे पॉइंट बना के नोट कर लो कि शिलांग पठार में 5 पहाड़ियां हैं। शिलांग पठार में कितनी पहाड़ियां हैं? 5। मिकिर और रेंगमा ये कहाँ है? असम में। और गारो क्रमशः ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये मेघालय का पठार है या शिलांग का पठार है, इसमें जो 3 पहाड़ियां हैं वो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर, गारो, खासी और जयंतियां, ये कहां है आपकी? ये तीनों हैं आपकी मेघालय में। कहां है? मेघालय में। समझ गए? तो आप नोट करके कर सकते हैं कि शिलांग पठार में कितनी पहाड़ियां? 5, 2 असम में मिकिर रेंगमा, और 3 गारो, खासी, जयंतियां आपकी मेघालय पठार में। ठीक, अब नोट कर सकते हैं, आप भी लिखवा देंगे आपको, पहले से थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ये है दंडकारण्य पठार। कौन सा है? दंडकारण्य का पठार। ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये मालवा का पठार। ठीक, और समझिएगा ये जो लाल कलर की पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं ना, और ये काला निशान दिख रहा है, इनके बीच में मैदान है, समतल सपाट मैदान है। ठीक, यानी ये खंभात की खाड़ी और पश्चिमी घाट के बीच में ये क्या है? मैदान है, तटीय मैदान है, तट है। इसी प्रकार से ये दिख रहे हो, ये किनारे किनारे, ये भी क्या है? तट मैदान है। ठीक है, समतल सपाट मैदान है, ये तो तट हो गया। ठीक, अब इनका निर्माण कैसे हुआ? ये तो पहाड़ियां उठी हुई हैं, तो इनके यानी खंभात खाड़ी और ये आपका पश्चिमी घाट के बीच में जो मैदान पाया जाता है, ये कैसे बना? इन पहाड़ियों से क्या हुआ? सैकड़ों नदियां निकलती हैं, और ये नदियां खंभात की खाड़ी में बहती हैं। नदियां अपने द्वारा क्या लाती हैं? बालू और मिट्टी। इस प्रकार से क्या मैदान का निर्माण हो जाता है। ये जो आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, ये एक लंबी श्रेणी में है, लगातार है, इसमें कोई गैप नहीं, कोई कट नहीं। कहां से? ये तापी नदी के दक्षिण से और यहां तक ये क्या है? ये आपकी नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और ये इसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां, और नीचे आपका है ये है इलायची की पहाड़ियां। नोट कर लेना, ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये आप देख रहे हो ये क्या है? ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियां। कौन सी? नीलगिरी। उसके नीचे अन्नामलाई, और सबसे दक्षिण में पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप उनको बोलेंगे इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम हिल्स। कार्डमम
की पहाड़ियां, ठीक, या इलायची की पहाड़ियां इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डमम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिण पड़ती हैं, ठीक। ये जो है पूर्वी घाट है, ये क्या हुआ है, कटा छटा है, बीच बीच में बहुत सारे इसमें गैप हैं, दूर दूर हैं, और ये एक साथ लंबी श्रृंखला में, ठीक। ये मैंने आपको समझा दिया पूरा, ताकि अभी इसमें 2 से 3 वीडियो बनेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से, वो दूसरे वीडियो में आएंगे। ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि क्या से क्या बन रहा है, यानी हरे कलर के पठार, लाल कलर पहाड़ियां, नीले कलर की नदियां, ठीक। अब सबसे पहले डाल लो अरावली की पहाड़ियां। क्या डालो? अरावली की पहाड़ियां, ठीक। अरावली की पहाड़ियों के बारे में नोट करो। सबसे पहले पॉइंट डालो कि अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है, ठीक। ये पहाड़ियां, ठीक, ये पहाड़ियां गुजरात के पालन नगर से, पालनपुर, ठीक, यानी कि अरावली की पहाड़ियां गुजरात से स्टार्ट होती, कहां तक जाती है? ब्लैक कलर दिल्ली, कहां तक जाती है? दिल्ली तक। ये पहाड़ियों का विस्तार है, तो लिख सकते हैं कि गुजरात के पालनपुर से दिल्ली, दिल्ली के मजनू टीला, मजनू टीला, ठीक, यानी कि गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक फैली हुई है, ठीक। अब इसमें लिखो कि इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर तक फैली है। ये गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में है, दिल्ली तक। सबसे ज्यादा इनकी लंबाई या सबसे ज्यादा ये राजस्थान में है, यानी इनका विस्तार सबसे ज्यादा किस प्रदेश में? पूछा जा सकता है कि अरावली की पहाड़ियों का विस्तार सबसे ज्यादा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। आगे नोट करो, ये कौन से चल रहे हैं? आपकी अरावली की पहाड़ियां चल रही हैं। लिखो अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियां हैं, यानी अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां वायु, बरसात, अपरदन, है ना, वर्षों ये प्रक्रिया चलती रही, छील हो गई है, टूट फूट गई है, ठीक। इसलिए अब क्या ये बढ़ नहीं रही, स्थिर हो रही, घट रही है अरावली की पहाड़ियां। तो कैसे विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी कौन सी है? अरावली की पहाड़ी। प्रश्न बन गया। 800 किलोमीटर लंबी है। लिखो अरावली की सबसे ऊंचा शिखर, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, लिखो गुरु शिखर, गुरु शिखर है। आप बोल सकते हैं कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची शिखर का या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और कहां पड़ेगी ये? राजस्थान में। कहां पड़ेगी? राजस्थान में पड़ेगी। और राजस्थान में कहां पर? माउंट आबू। माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू के पास गुरु शिखर ये सबसे ऊंची चोटी है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट आबू से, तो माउंट आबू में क्या प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये प्रसिद्ध है। कहां पर? अरावली पर्वत में, यानी कहां? राजस्थान में है, ठीक। अरावली पर्वत के बारे में आपने पर्याप्त जानकारी कर ली है। एक चीज और नोट कर लो, ये जो दिख रही है नदी, ये है बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। अब इसी में तो बनास नदी अरावली, है ना, बनास नदी अरावली श्रेणी को बीच से काटते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? बनास नदी। या अरावली श्रेणी को बीच से काट करके चंबल नदी में मिल जाती है। ये तो हो गया आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली का काम खत्म। अब आ जाइएगा मालवा का पठार। हेडिंग डाल लो, मालवा का पठार। किसका पठार? मालवा का पठार, ठीक। ये मालवा का पठार
इसके बाद नोट कर लो कि मालवा का पठार अरावली के दक्षिण में और विंध्य के उत्तर में है। आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारा मालवा का पठार है वो कहाँ पर स्थित है, तो अरावली के दक्षिण में, विंध्य के उत्तर में, और यहाँ पर आपका बुंदेलखंड बाघेलखंड पड़ेगा उसके इस साइड में, है ना, पश्चिम में इसकी स्थित हो गई। ठीक, मालवा का पठार जो है ये कैसे बना, तो मालवा का पठार जो हमारे लावा है ना, जो प्रसुप्त टाइप लावा होते हैं, जो तेजी से नहीं निकलते, जो स्लो निकल के पिघला हुआ एकदम बाहर की तरफ निकलता है, और वो वर्षों प्रक्रिया चलती रही और वहां पर क्या हुआ, वो इकट्ठा होता रहा। ठीक, इकट्ठा होता रहा यानी कि चट्टाने बन जाती है। जैसे मलबा बाहर निकला, लावा निकला बाहर और फैलता रहा, प्रक्रिया होती रही और क्या बन गई, चट्टाने बन गई, जिसे हम बेसाल्ट की चट्टाने बोलते हैं। क्या मालवा के पठार को चट्टाने हैं, बेसाल्ट की चट्टाने हैं, और ये प्रक्रिया वर्षों होती रही। फिर क्या हुआ, अपरदन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, मिट्टी टाइप की बन गई। तो आप बोल सकते हैं कि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और ये हिस्सा कहाँ का है, लगभग ज्यादातर महाराष्ट्र का है। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, मालवा का जो पठार है इसमें दो नदियां निकली हैं, मालवा के पठार को काटती हुई हैं। मुख्यतः दो नदियां, कौन सी, एक चंबल और दूसरी बेतवा। चंबल और बेतवा, वैसे तो बहुत सारी नदियां निकली हैं, मालवा के पठार को बहुत सारी नदियों ने काट दिया, छांट दिया, है ना, छीड़ कर दिया। इसमें मुख्य कौन सी है, चंबल और बेतवा। अब बात आती है चंबल नदी। चंबल नदी ने मालवा के पठार में खड्ड बना दिए। क्या बना दिए, खड्ड बना दिए, अवनालिकाएं बना दी, अपरदन कर दिया, बीहड़, खड्ड बना दिए। आपने सुना चंबल घाटी, जहाँ पर पहले डाकू लोग रहते थे, है ना, बहुत सारे डाकू शरण इसी में लिया करते थे। वहाँ पर जो रास्ते ऐसी बनी हैं जहाँ घोड़े दौड़ते थे, रास्ते बने हैं, वो किसी ने बनाया नहीं, नदियों द्वारा बनाए गए हैं। रास्ते किसके द्वारा बनाए गए, नदियों के द्वारा। तो मालवा के पठार को अगर छीड़ कर दिया है, काट दिया है, खड्ड बना दिए, अवनालिकाएं बना दी, तो वो कौन सी नदी है, आपकी चंबल नदी। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अवनालिकाओं का निर्माण करती है, अवनालिकाएं बनाती है, तो वो चंबल नदी, आप याद रखना। ठीक, चंबल नदी, और ये आपकी कौन सी हो गई है, ये चंबल नदी और ये बेतवा नदी। तो मालवा का पठार के बारे में आपने जान लिया। ठीक, अब देखिएगा, हेड डाल लीजिएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या डालेंगे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक, छोटा नागपुर पठार। अब इसको देखिएगा, छोटा नागपुर पठार जो है वो इसकी स्थित, छोटा नागपुर पठार की स्थित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिजों से परिपूर्ण है, इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लोहा, है ना, आपका कोयला, लोहा, कोयला और यूरेनियम भी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, खनिजों से भरपूर है, यहाँ पर बहुत सारा कोयला पाया जाता है, इसीलिए खनिजों से भरपूर के कारण इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नोट कर लो, छोटा नागपुर पठार क्या बोला जाता है, रूर प्रदेश यार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को क्या बोला जाता है, रूर प्रदेश। ठीक, रूर क्या होता है, देखो रूर क्या होता है, जर्मनी में दो नदियां हैं, ठीक है, राइन और रूर, राइन और रूर। इन दो नदियों के बीच में जो जर्मनी में हिस्सा है, वहां पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, खनिज से परिपूर्ण है, वहां पर उसको क्या बोलते हैं, रूर, इसीलिए इसको बोलने लगे हम रूर प्रदेश। ठीक, छोटा नागपुर पठार क्या बोलते हैं, रूर का प्रदेश। ये छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड और पश्चिम में ज्यादातर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, इस झारखंड और पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर पठार के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी ये पहाड़ियां हैं? लिख सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, और शिलांग का जो पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। मैंने भी आपको बता दिया इनके बीच को क्या बोलते हैं, इनके बीच को राजमहल, शिलांग गैप या मालदा गैप बोलते हैं। ये आपके मिकिर और रेंगमा दो पहाड़ियां छोटा शिलांग पठार की असम में है, और शिलांग पठार में 3 पहाड़ियां क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर, गारो, खासी और जयंतियां। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा इन तीनों पहाड़ियों में से बरसात कहाँ होती है, वो खासी की पहाड़ियों में होती है। ये मैंने पूरी स्थिति आपको बता दी। छोटा नागपुर का पठार, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? रूर का प्रदेश बोलते हैं। यहीं से दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी जो गंगा नदी यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश में शाखा चली गई, एक चली आई इधर आपका बांग्लादेश में, ये इधर आपका बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर ये नदी जो है ना, ये छोटा नागपुर पठार में, ठीक, ये नदी यहाँ मिल जाती है। इसको पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, ठीक, पहले समझ लीजिएगा। ये क्या है? छोटा नागपुर पठार है ना, और छोटा नागपुर पठार से ही ये नदी निकली है, ठीक, और ये नदी निकली है वो स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। और ये जो नदी है ना, छोटा नागपुर पठार में, ये नदी यहाँ पर मिल जाती है गंगा में, जिसको हुगली नदी बोलते हैं। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है। तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, यानी गंगा का ही एक 2 भागों में बढ़ गई थी, एक इधर आ गई, इसको बोलते हैं हुगली नदी, ठीक। तो छोटा नागपुर पठार को क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश बोलते हैं। और ये दामोदर नदी घाटी, कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी। तो आप बोल सकते हैं कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीच से निकली और भ्रंश घाटी बना ली। भ्रंश घाटी क्या होती है कि जब नदी पठार या पर्वत से निकलती है तो वो कटाव करती रहती है, और जब ऊपर से देखते हैं तो बहुत एक सकरा सा निशान दिखता है, सकरी सी दिखती है, जिसको भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक। तो नोट कर लो कि भारत में भ्रंश घाटी से कितनी नदियां बहती हैं? तो भारत में भ्रंश घाटी से 3 नदियां बहती हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लें कि भारत में भ्रंश घाटी से कितनी नदियां बहती हैं? 3।